हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। और हम लोग आज क्या शुरू करने वाले हैं। हम लोग आज शुरू करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग आज से पढ़ना शुरू करेंगे भी, ठीक है ना। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको हम लोग आज से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि एनसीईआरटी का पढ़ाना है। क्योंकि मैंने आपको 2 क्वेश्चन पेपर करवाए थे। एक तो करवाया था 2019 वाला करवाया था और एक 20 वाला करवाया था। दोनों के अंदर ही एनसीईआरटी की बुक्स में से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं ना। तो आप लोग मुझे बार बार बोल भी रहे थे कि मैडम एनसीईआरटी में से करवा दो कि हम लोग कैसे करेंगे, आप आसान तरीके से करवा दोगे। हाँ, ये बात है भी सही कि अगर आप अपने आप से करने लग जाओगे तो आप ढंग से नहीं कर पाओगे। बस एक आधा जो है 9th का या 10th का या +1 का करके वहीं पर बात को छोड़ दोगे। अब बात क्या है हमारी कि अगर आप HTET दे रहे हो, और वो भी कौन सा HTET दे रहे हो, और वो भी आप दे रहे हो किसका, TGT लेवल का। एक मिनट ठहरो भी, दोबारा लिखती हूँ कि अगर आप क्या दे रहे हो, HTET दे रहे हो, और वो भी कौन से लेवल का, TGT लेवल का, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा तक के आते हैं। 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा तक के। और अगर आप HTET दे रहे हो कौन सा, PGT लेवल का, तो इसमें आते हैं 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के जो बातें हैं वो आती हैं। कवि का नाम पूछ लिया, लेखक का नाम पूछ लिया, जैसे पूछ लिया कि जो ल्हासा की ओर है वो किसकी रचना है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये राहुल संकृत्यायन की है, ठीक है ना। फिर यह पूछ लिया कि राहुल संकृत्यायन ने जो लिखा ल्हासा की ओर, इसमें किस बात का वर्णन है, ये क्या है, ये यात्रा वृत्तांत है, ये कहानी है या उपन्यास है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर आते हैं। तभी मैंने आपको 2 पेपर पहले करवा दिए थे ताकि आपको पता चल जाए कि क्या मामला है, ठीक है। और अब मैं आपको पेपर इसलिए कम करवा रही हूँ, 2-3 शनिवार हो गए, ताकि मैं आपको कुछ एक सिलेबस, मतलब 70-80% सिलेबस तक मैं आपको ले जाऊं, और जो भी मैं आपको करवाऊं आप उसका जवाब दे सको। ये बात मैं आपको बार बार बोलती हूं कि जितने भी प्रीवियस ईयर है ना, मैं सारे के सारे करवाऊंगी आपको, इस बात की टेंशन मत लेना। तो आज हम लोग शुरू क्या कर रहे हैं, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कि जो 9th क्लास है आपकी, 9th जो क्लास है, इसकी जो हिंदी की बुक है आपकी, जो हिंदी की बुक है और जिसका नाम क्या है, क्षितिज। 9th क्लास में हिंदी की 2 बुक है, एक तो क्षितिज भाग 1 और एक कौन सी है, कृतिका भाग 1। ये 2 बुक है 9th क्लास के अंदर, समझते जाना बात को। हिंदी की 9th क्लास में 2 बुक है, एक तो क्षितिज भाग 1, एक कृतिका भाग 1। जो क्षितिज है ना आपकी, क्षितिज के अंदर 2 पार्ट है। एक तो कौन सा है आपका, पद्य खंड, और एक है गद्य खंड। एक तो गद्य खंड है और एक कौन सा, पद्य खंड है। जो आपका गद्य खंड है, इसके अंदर आपकी लगभग 8 आपके लेसन है, 8 पाठ है, यूं कह दो चाहिए। और जो पद्य खंड है, इसके अंदर आपकी 9 क्या है, पोइम है, यानी कि कविताएं हैं। यही बात है ना, 9 क्या है, इसके अंदर कविताएं हैं। आप खोलकर देख लो चाहे बुक को, अगर आपके पास हो तो घर पर, है ना, आप उसको खोलकर देख सकते हो। तो इस तरह की बात है। इसके अंदर जो 8 है वो तो गद्य खंड में है, और जो आपका काव्य खंड है इसके अंदर 9 कविताएं हैं, ठीक है। तो हमने करना क्या है, ये जो आपका गद्य खंड है, जो 8 पाठ है, इनके जो लेखक परिचय है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, लेखक परिचय पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा जितने भी पाठ हैं उनके जो प्रश्न उत्तर है, जो MCQs है, वो करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां से एग्जाम के अंदर आता है। और जो स्टोरी होगी ना, वो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। अब करने को तो मैं PDF बना दूं, पूरा का पूरा लेसन लगा दूं बोर्ड के ऊपर, पर इतना अपने पास टाइम नहीं है अभी। हम तो मेन पात्र कर लेंगे और ये देख लेंगे इस लेसन में है क्या, बस इनफ है इतना। और यही तो आता है एग्जाम में, मेन जो उसके पात्र है ना वो कौन है। जैसे मैंने जब आपको एक पेपर करवाया तो उसके अंदर क्या आया था कि जो सिल्वर वेडिंग है, सिल्वर वेडिंग जो कि +1 क्लास के अंदर पहला ही लेसन है, सिल्वर वेडिंग का जो मेन पात्र कौन सा है, तो वो यशोधर है।
आपको ये पता होना चाहिए, बस इनफ है इतना भाई, इससे ज़्यादा क्या करना। या आपको उसका भाव पता होना चाहिए, इसमें बात किसके बारे में की जा रही है, बस यही बात है। उसके बाद जो कविताएं हैं, जो हमारी कविताएं हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो इनके कवि हैं वो क्या है। कवि परिचय के बारे में बात करेंगे थोड़ा थोड़ा, और फिर कविताओं में कविताओं का भाव क्या है, यानी कि कविताएं किस बारे में है, क्या कहना चाहता है कवि इसके अंदर, कवि इसके अंदर क्या कहना चाहता है, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो ये बात तो थी जी हमारी क्षितिज की। अब बात करते हैं कृतिका की। कृतिका के अंदर आपके जो कृतिका भाग 1 है, इसके अंदर आपके 5 लेसन है, यानी कि 5 पाठ है। इस जल प्रलय में, मेरे संग की औरतें, आखिरकार में हिंदी में क्यों आया, रीढ़ की हड्डी, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर 5 है भाई, माटी वाली, 5 के नाम मैंने आपको बता दिए। इस जल प्रलय में, रीढ़ की हड्डी, माटी वाली, आखिरकार में हिंदी में क्यों आया, और मेरे संग की औरतें। तो ये 5 इसके अंदर लेसन दिए गए हैं। लेसन का कोई भी कवि काव्य परिचय हमें कुछ नहीं करना, बस नाम देखना है कि जैसे मेरे संग की औरतें हैं तो ये मृदुला गर्ग का है, ये मृदुला गर्ग का लिखा हुआ है। फिर इसके अंदर है क्या, मेन पात्र कौन सा है, स्टोरी क्या है, वो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी, बस इतनी सी बात, और अपना हो जाएगा ये एनसीईआरटी 9th क्लास का। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इसके अंदर। जो मेन बात है वो मैं आपको सारी की सारी करवा दूंगी, और हमें मेन बात ही करनी है एग्जाम के अंदर, ठीक है, क्लियर। तो क्षितिज और कृतिका ये 2 क्या हैं इसके अंदर किताबें हैं, समझ में आ गया, क्लियर। तो आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, क्षितिज का जो गद्य खंड है ना वो शुरू कर रहे हैं, जो पद्य खंड कह लो, या आप इसको काव्य खंड भी बोल सकते हो, पद्य खंड कह लो या काव्य खंड, ये हम लोग शुरू करेंगे बाद में। पहले ये 8 लेसन है ना, ये करवाऊंगे मैं आपको, बाद में हम लोग काव्य खंड शुरू करेंगे, और बाद में ये तो 5 ही लेसन है बस। फिर हम 10th की शुरू कर देंगे, +1 की, 2 की, जब +2 तक हमारा हो जाएगा, फिर हम लोग 6th 7th और 8th की कर लेंगे बाद के अंदर। वो तो कोई बात नहीं, आपका अलग अलग फोल्डर बना दिया जाएगा, एक फोल्डर 9th क्लास एनसीईआरटी का, एक 10th क्लास एनसीईआरटी का, इस तरह का फोल्डर हम बना देंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है आपके, ठीक। तो चलो जी करते हैं। तो जो आपका लेसन है पहला, ठीक है ना, जो आपका जो क्षितिज के अंदर, 1 मिनट ठहरो भाई, जो आपकी क्षितिज है, क्षितिज के अंदर जो हमारा पहला लेसन है वो क्या है, उसका नाम है 2 बैलों की कथा। नाम क्या है, 2 बैलों की कथा, और इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक जाना माना नाम है हिंदी साहित्य के अंदर प्रेमचंद जी का। और जो प्रेमचंद हैं, इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 400 कहानियां लिखी है। कितनी लिखी है, 400 कहानियां, जो मान सरोवर के 8 भागों में, जो मान सरोवर के 8 भागों में संकलित है। 8 भागों में क्या है भाई, संकलित है, ठीक है, क्लियर बात, कि इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 400 कहानियां लिखी, जो कि मान सरोवर के 8 भागों में संकलित है। आप कहोगे ये क्या है जी, मान सरोवर एक किताब है भाई, एक बुक है, और इतनी मोटी बुक है, इतनी मोटी, सही बता रही हूं, इतनी मोटी बुक है मान सरोवर, हाथ में उठाए ना तो भी इतना बोझ लगता है। उसके अंदर 8 भाग किए हुए हैं, और जितनी भी इनकी कहानियां हैं सारी की सारी उसके अंदर लिखी हुई हैं, ठीक। फिर अब प्रेमचंद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये बड़े कहानीकार माने जाते हैं, उपन्यासकार माने जाते हैं। ये जो इनके उपन्यास है बड़े प्रसिद्ध हैं। इनका जो लिखा हुआ जो गोदान उपन्यास है ना, वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताबों में गिना जाता है। और आपने गोदान पढ़ा भी हुआ होगा, यानी कि आपने उपन्यास तो पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन आपको पता होगा इसके अंदर स्टोरी क्या है, ठीक है ना। होरी नाम के एक किसान की स्टोरी है इसके अंदर। मैंने पढ़ा हुआ है गोदान 2 बार मैंने गोदान पढ़ा हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त लिखा हुआ है, इतना ज़बरदस्त कि पढ़ते समय ये लगता है कि भाई धन्य है वो लेखक जिन्होंने इस तरह की जो रचना लिखी है, इतना ज़बरदस्त है गोदान, तभी तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताबों में गिना जाता है। तो इनका लिखा गोदान, गबन, कायाकल्प, सेवा भूमि, रंग भूमि, निर्मला, सेवा सदन, और जो मंगलसूत्र है वो तो अधूरा ही था, क्योंकि 1936 में तो इनकी मृत्यु हो गई थी। 1936 में प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी, तो मंगलसूत्र जो है वो अपूर्ण रह गया। खैर ये बातें तो हम लिटरेचर वाली क्लास में भी कर लेंगे, यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं हम लोग
क्या कि जो प्रेमचंद का जन्म है, जो प्रेमचंद का जन्म है, यहां पर बस इसी की बात कर लेते हैं, है ना। प्रेमचंद का जो जन्म है वो 1880 में हुआ था। कहां पर? बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। ठीक, उनका मूल नाम क्या था? धनपत राय था। क्वेश्चन बन जाता है कि धनपत राय किसका नाम था? प्रेमचंद जी का नाम था। मूल नाम क्या था? धनपत राय था। प्रेमचंद का जो बचपन है वो अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। ये बीए तक पढ़े हुए थे, अभाव में इनका जीवन बीता। देखो, मैंने ये एनसीईआरटी की बुक में से पीडीएफ बनाई है, और अगर मैं चाहती तो ये गाइड में से बना लेती, लेकिन ये बात याद रख लेना, गाइड वाला मत करना याद, क्योंकि गाइड वाला नहीं आएगा वहाँ से, एनसीईआरटी की बुक में से आएगा। गाइड में से हम केवल एमसीक्यूज उठाएंगे, क्योंकि बुक के अंदर एमसीक्यूज नहीं होते भाई, तो बाकी हमने यहीं से कर लेंगे। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु जब असहयोग आंदोलन चलाया था ना, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, उसमें सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था कि भाई जो नौकरी कर रहे हैं वो भी छोड़ दो, स्कूल कॉलेज में जाना बंद कर दो, तो ये नौकरी करते थे शिक्षा विभाग के अंदर, तो इन्होंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि गांधी जी से ये प्रभावित थे और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए, लिखने लगे। 1936 में इस महान कथाकार का क्या हो गया? देहांत हो गया। जन्म हुआ था 1880 में और मृत्यु हुई थी 1936 में। ठीक, उसके बाद देखो कि प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, ये भी मैंने आपको बताया कि मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। प्रेमचंद की जो कहानियां हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में क्या है? संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण और माधुरी इन पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कौन कौन सी पत्रिका? एक तो हंस किताब कौन कौन सी थी? एक का नाम हंस था, एक जागरण और एक माधुरी। ठीक है ना। आप इसको याद करने के लिए ट्रिक भी बना सकते हो, ये बातें लिटरेचर में भी काम आएंगी भाई। ऐसे थोड़ी ना कि ये बातें आपको यही एनसीईआरटी में काम आ रही है, लिटरेचर में भी तो काम आएंगी। आप इसकी ट्रिक बना लीजिए। कैसे? माधुरी हंसकर जाग। आप माधुरी को उठा रहे हैं और वो उठते हुए करिए ना 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 मैं नहीं उठती, मैं नहीं उठती, तो आप कहोगे माधुरी हंसकर जाग, हंसकर जाग, तो इसका ट्रिक बन गई माधुरी हंसकर जाग। अरे ऐसे ठू 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 क्यों कर रही है? हंसकर उठ जाना। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध भी लिखे और अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी ज्यादा किया, प्रचुर मात्रा में किया। देखो, इन्होंने कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, इसके अतिरिक्त इन्होंने निबंध भी लिखे हैं और अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी इन्होंने किया था। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। ये क्या मानते थे कि जो साहित्य होता है ना, लिटरेचर होता है, उससे समाज में परिवर्तन आ सकता है। इनकी लिखी हुई एक किताब थी सोजे वतन, उसको अंग्रेजों ने जब्त भी कर लिया था, और उन्होंने, इनकी किताब का नाम क्या था? सोजे वतन। सोजे वतन, इसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, और ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। ये उर्दू में नवाब राय के नाम से ये लिखा करते थे और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। जैसा इन्होंने अपने जीवन में खुद ने महसूस किया था ना, इसकी अभिव्यक्ति मिलती है। किसानों और मजदूरों की जो दयनीय दशा है, दलितों का शोषण, गांव में दलितों का जो शोषण हो रहा था, समाज में स्त्री की जो दुर्दशा हो रही थी, स्वाधीनता आंदोलन आदि रचनाओं के मूल विषय हैं। ठीक है ना। इनकी रचनाओं के विषय क्या है? जो मजदूरों और किसानों की जो बुरी स्थिति है, दलितों का शोषण है, समाज में स्त्री की दुर्दशा है और स्वाधीनता आंदोलन। ठीक। उसके बाद प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बड़ा व्यापक है, बहुत बड़ा है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। यानी कि सिर्फ मनुष्य के बारे में ही इनका प्रेम नहीं झलका, पशु पक्षियों से भी ये प्रेम करते थे। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। कोई बड़ी से बड़ी बात हो ना, उसको भी छोटे रूप में कह देते थे, सरल भाषा में ये लोग ये बोल देते थे प्रेमचंद जी। फिर देखो, उनकी जो भाषा है वो क्या है? वो सरल है, सजीव है और मुहावरेदार है।
इनकी जो भाषा है वो सरल है, सजीव है और मुहावरेदार है, तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी किया है। जो लोक में प्रचलित होते हैं ना शब्द दुनिया में, उनका भी प्रयोग किया है। दो बैलों की कथा, इसके माध्यम से, अब जो आपकी स्टोरी है दो बैलों की कथा, उसकी बात हो रही है ना। इसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने जो कृषक समाज है, यानी कि जो किसानों का समाज है, और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। कृषक समाज का और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने क्या बताया कि जो स्वतंत्रता है ना वो सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लो। दो बैलों की कथा जो है, आपको स्टोरी तो दिखाई देगी दो बैलों की। दो बैल कौन? एक तो हीरा और एक मोती। जो हीरा और मोती है, आप ये मत समझना कि प्रेमचंद जी दो बैलों के बारे में ही बता रहे हैं। यहाँ पर बैलों के माध्यम से जो समाज में उस समय काम चल रहा था ना, कि जो अंग्रेज है वो भारतीयों का शोषण कर रहे थे, तो ये कहना चाहते हैं बैलों के माध्यम से, जैसे बैलों को स्वतंत्रता कब मिली? जब उन्होंने संघर्ष किया। इसी तरह हमें भी स्वतंत्रता कब मिलेगी? जब हम संघर्ष करेंगे, अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस स्टोरी में यह कहा गया है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में बात कही गई है। जो आपको स्टोरी दिखाई देती है ना, उसका भाव वो नहीं है। फिर देखो, इस कहानी में इन्होंने क्या बताया कि स्वतंत्रता वैसे नहीं मिल जाती, उसके लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश जो है, एक तो पंचतंत्र और एक हितोपदेश, इसकी कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। ठीक है ना। तो अब इसके अंदर देखो आगे क्या है, एक मिनट ठहरो भाई। हाँ जी, अब इसके अंदर क्या कि दो बैल हैं। दो क्या हैं? बैल है। प्रमुख पात्र क्या है? दो बैल है। एक तो हीरा है, ठीक है ना, एक तो बैल क्या है? हीरा, और एक कौन है? मोती। ये दो बैल हैं भाई, एक तो हीरा और एक मोती। इनका जो मालिक है ना, बैलों का जो मालिक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जी झूरी। मालिक का नाम क्या है? झूरी। और जो इनके मालिक का जो साला है, साला, उसका नाम क्या है? गया। पत्र को देख लेना ध्यान से। दो बैल है, हीरा और मोती, और मालिक है झूरी, और साला कौन है? गया है। ठीक है ना। और एक पड़ोसी भी है, एक पड़ोसी की भी बात आती है। जो इसका जो साला है ना, साले का पड़ोसी है भाई, और उसका नाम क्या है? भैरव है। और भैरव की एक छोटी सी लड़की है, भैरव की लड़की, उसकी बात हो जाएगी भी इसके अंदर। भैरव की एक लड़की है छोटी सी, और ये पड़ोसी झूरी का नहीं है, ये पड़ोसी है गया का। गया कौन है? झूरी का साला है। बस यही मेन पात्र है। अब इसमें होता क्या है? दो बैल हैं, एक तो हीरा और एक मोती। दोनों अपने मालिक से बड़े प्यार करते थे, झूरी से, और झूरी भी इनको बड़ा प्यार करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि झूरी का जो साला है, जो गया, वो बैलों को लेने आ गया। बैलों को खोल दिया गया जिस खूंटे से बंधे हुए थे। मैं शॉर्ट में बताऊंगी बिल्कुल स्टोरी, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। अगर आपको इसकी स्टोरी पढ़नी है तो आप बुक में से पढ़ सकते हो, 9th क्लास की बुक में से। तो क्या हुआ कि वो जो गया है वो उनको खोल कर ले जाने लगा। बैलों ने ये सोचा, क्योंकि बैल तो बेचारे अनजान थे, है ना, उसने सोचा कि हमको बेच दिया गया है, तो इसीलिए हमको अपने मालिक से दूर ले जाया जा रहा है। दोनों बैल जो हैं वो बड़े परेशान हो गए, बड़े दुखी से हो गए, और दुखी होकर चुपचाप गया के पीछे चल दिए। उनका मन विद्रोह से भर गया कि हमारे मालिक ने हमें क्यों बेच दिया, हमने क्या कसूर किया था। फिर जब वो गया के साथ गया के घर में जाते, यानी कि झूरी के जो ससुराल पहुंचते हैं, वहां पर भी उनको खूंटे से बांध दिया गया। खूंटे से बांध दिया गया, पर बैलों ने गुस्से में कुछ भी नहीं खाया। उनके सामने जो सूखा चारा डाला गया, ठीक है ना, कुछ मिलाकर, तो बैलों ने गुस्से में कुछ भी नहीं खाया। सारी रात वो भूखे खड़े रहे, सारी रात वो भूखे खड़े रहे। अगले दिन गया को गुस्सा आया कि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, तो वो उसको बिल्कुल सूखा चारा देने लगा। मतलब पहले तो कुछ दिया था साथ में, बाद में बिल्कुल सूखा चारा डालने लगा। अब जो बैल है वो कुछ भी नहीं खा रहे थे, और उनका बड़ा गुस्सा था। एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि हमारे मालिक ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, जो हमें बेच दिया इसके हाथ में।
लेकिन गया के पड़ोस के अंदर एक भैरव नाम का एक पड़ोसी था उसका, और उसकी एक छोटी सी लड़की थी। वो लड़की आती और लड़की क्या करती थी, उनको बैलों के मुंह में एक एक रोटी डाल दे देती थी। घर से 2 रोटी लाती, उनको एक एक रोटी खिला देती थी। तो बैलों को वो लड़की बड़ी अच्छी लगी। एक एक रोटी में बैल का पेट थोड़ी ना भरना था। अब बैल है तो एक रोटी से उसका क्या होगा, लेकिन जो उस लड़की का प्यार था ना, छोटी बच्ची का, उस प्यार को देखकर उनका मन भर आता था। और वो एक रोटी खाकर भी इतनी तृप्ति का अनुभव करते थे मानो उनको भर पेट हरा हरा चारा मिल गया हो। वो तृप्ति का अनुभव करते थे, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रेम से खिलाया हुआ एक निवाला है ना, वो पेट भर देता है। लेकिन जो गया है वो बैलों के साथ दुर्व्यवहार करता था, अच्छा व्यवहार नहीं करता था, उनको पीटता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था। एक दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि भाई हम यहाँ से भाग चलते हैं। तो दोनों ने बड़ी जोर लगाकर अपने खूंटे को तुड़वा लिया और वो चल पड़े, ठीक है ना। भागते रहे, दौड़ते रहे और जाकर अपने गांव में, मतलब खूंटे के पास जाकर खड़े हो गए झूरी के घर में। सुबह जब झूरी उठा तो उसने ये देखा, अरे बैल तो यहाँ आ गए। बड़ा खुश हुआ बैलों को देखकर, है ना। बैल कमजोर भी हो गए थे कुछ ही दिनों के अंदर। झूरी ने बैलों को अपने गले से लगा लिया, ऐसे बाजुओं से उनको भरकर, उनके प्यार से हाथ फेरा उनके ऊपर, बड़ा खुश हुआ। और जो बैल है वो भी बड़े खुश हुए अपने मालिक को देखकर। लेकिन उन्होंने एक विद्रोह के भाव से देखा अपने मालिक के सामने कि आपने हमें बेच क्यों दिया, जबकि हमने क्या किया था। तो जो झूरी की पत्नी थी ना, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी बैलों की। उसको बड़ा क्रोध आया कि ये मेरे भाई के घर से ऐसे कैसे भागकर आ गए। तो उसका साला पीछे पीछे आ गया बैलों को लेने के लिए। तो पत्नी को बड़ा क्रोध आया, झूरी की पत्नी को। उसने गुस्से में बैलों को जो सूखा चारा है ना, जो सूखा बिल्कुल घास फूस था, वो डाल दिया, क्योंकि वो क्रोध से भरी हुई थी, तमतमाई हुई थी कि मेरे भाई के घर से ये क्यों आ गए। लेकिन झूरी ने कहा था कि अच्छा खाना देना इनको, अच्छा मतलब हरा वरा मिलाकर, पर उसने नहीं दिया। गया ये आया इसका साला और बैलों को फिर से ले गया, वहां पर ले जाकर बांध दिया गया। अब उनके पास और कोई सहारा नहीं था। एक दिन दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग भाग चलते हैं। दोनों भागने के लिए क्या हो गए, उन्होंने बड़ा जोर लगाया भागने के लिए, ठीक है ना। तो उनसे वो खूंटा खुला नहीं। इतने में वो लड़की आई। लड़की ने क्या किया, उस खूंटे को खोल दिया दोनों बैलों के, कि तुम भाग जाओ। छोटी सी जो बच्ची थी कि तुम भाग जाओ। और वो जो बच्ची थी ना, उसकी माँ सौतेली थी, वो उसको मारती थी। तो बैलों को बड़ा क्रोध आता था उसकी माँ के ऊपर, और बच्ची थी वो बड़ी अच्छी थी। तो वो दोनों भाग गए। जब भाग गए तो भागते उनको कुछ नहीं सूझा। वो एक मटर के खेत में घुस गए, भूख लगी हुई थी। मटर के खेत में घुसे तो उन्होंने जी भर के मटर खाई। लेकिन जब खेत का मालिक आया तो उसको डंडे से पीटने लगा और उनको पकड़कर काजी होश के अंदर छोड़ आया। अब आप कहोगे मैडम ये काजी होश क्या होता है। काजी होश क्या होता है, ये होता है पशुओं की जेल। काजी होश क्या होता है, पशुओं की जेल होती है, ठीक है। तो इसका जो काजी होश का जो बड़ा गंदा वातावरण था, अंदर जो पशु थे वो ऐसे पड़े हुए थे जैसे उनके अंदर प्राण ही नहीं है, मतलब लगभग मरे हुए से। खाने को अच्छा नहीं मिलता था, वहाँ पशुओं को पीटा जाता था। तो दोनों बैलों को भी वहाँ पर पीटा गया और उनको बांध दिया गया। तो दोनों बैलों ने फिर प्लान बनाया कि भाई हम इस तरह तो यहाँ पर मर ही जाएंगे, वहाँ पर गधे भी थे और भी कई जानवर थे, तो इस तरह तो हम यहाँ पर मर ही जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, रात को पूरा जोर लगाकर काजी होश की दीवार को गिरा दिया। तो बकरियां थी, भेड़ थी, या जो भी थे सारे वहां से क्या हो गए, वहां से भाग गए। और ये जो दोनों बैल है ये भी भाग गए। भागते हीरा जो है ना, उसने कहा कि अरे मोती ये तो रास्ता हमारा जाना पहचाना है। तो मोती ने कहा हाँ ये तो हमारे गांव की तरफ जाता है। वो दोनों भागकर अपने गांव में झूरी के पास आ जाते हैं। और झूरी फिर उन बैलों की दुर्दशा देखकर उसके मन में बड़ा दुख होता है। फिर वो मन में फैसला लेता है कि अब मैं अपने हीरा और मोती को किसी को नहीं दूंगा, चाहे मेरा साला आए चाहे कोई भी आए। और वो उनसे बड़ा प्रेम करता है। और जो झूरी की पत्नी होती है ना, वो भी बड़े प्रेम करती है, क्योंकि दोनों बैल बिल्कुल कमजोर हो चुके थे। तो उसकी पत्नी को भी पता चल जाता है कि ये हमारे बिना नहीं रहेंगे, तो वो भी उनको बड़ा अच्छा चारा खिलाती है, उनसे प्यार करती है। बस ये है जी 2 बैलों की कथा। समझ में आ गया। इसी तरह मैं आपको शॉर्ट में
10-1 मिनट में, 8-10 मिनट में जो स्टोरी है ना वो आपको मैं बता दिया करूंगी, ताकि आपको बस मेन बात समझ में आ जाए। तो दोनों बैल की आपने स्टोरी सुनी तो समझा ना कि क्या किया। दोनों बैल स्वतंत्रता के लिए लड़े, आखिर तक लड़े दोनों बैल स्वतंत्रता के लिए, कि हमें जो है वो आज़ादी चाहिए, है ना। आज़ादी के लिए बार बार प्रयत्न किया तो लास्ट में आज़ाद हो गए। और यही बात तो प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आज़ादी के लिए प्रयत्न करेगा तो उसको मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। उसके बाद देखो जी, अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर। देखो जी करो, और ये प्रश्न आंसर, ये क्वेश्चन आंसर है ना, यहीं से बात बन जाएगी अपनी एग्जाम के अंदर। अब देखिए, दो बैलों की कथा पाठ के लेखक का नाम बताओ, तो हमें पता है प्रेमचंद जी हैं। दो बैलों की कथा जो पाठ है इसका लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। दो बैलों की कथा पाठ की विद्या क्या है? तो ये बच्चों एक कहानी है। ये ना ही तो निबंध है, ना ही रेखा चित्र है, ना ही संस्मरण है, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक कहानी है। हमने पहले ही बात कर ली थी कि दो बैलों की कथा क्या है? एक कहानी है। प्रेमचंद की इस कहानी में प्रधान पात्र कौन है? तो हमें पता है प्रधान पात्र तो बैल है, गया थोड़ी ना है, ना ही झूरी है और ना ही भैरव की लड़की है। प्रधान पात्र कौन है इसके अंदर? बैल है। गधा किसका पर्यायवाची माना जाता है? गधा किसका पर्यायवाची? अब इसके अंदर गधे के बारे में भी कहा गया है। क्या कहा गया कि जानवरों में सबसे जो शरीफ होता है ना वो गधा होता है, और हम गधे को मूर्ख मानते हैं। जैसे कोई अगर मूर्खतापूर्ण काम करे तो हम क्या कहते हैं? तो मूर्ख है, गधा है, गधा। तो गधा किसका पर्यायवाची माना जाता है? मूर्ख व्यक्ति का, ठीक। गधा किस महीने में एक आध बार कुलेल कर लेता है? बैसाख के महीने में। कहते हैं वैसे तो जो गधे का मुंह है ना वो सारा दिन यूं रहता है बिल्कुल उदास, उसके चेहरे पर एक उदासी छाई रहती है हमेशा गधे के चेहरे पर। गधा कभी भी अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए आगे नहीं बढ़ता भाई। जब वो काजी होश की दीवार गिराते हैं ना दोनों बैल, तो वहां से सारे जानवर भाग जाते हैं, लेकिन गधे नहीं भागते वहां से। गधे पता आपस में क्या बात करते हैं कि भाई क्या फायदा, हम अब भाग जाएंगे, हमें पकड़कर दोबारा लाया जाएगा, फिर से बांध दिया जाएगा, इससे अच्छा तो ना ही भागो, यहीं खड़े रहो। तो जो गधे को इसीलिए मूर्ख माना जाता है, बड़ा शरीफ होता है। लेकिन वैशाख के महीने में ये एक आधी बार कुलेल, कुलेल का मतलब क्या होता है? मस्ती, ये मस्ती कर लेता है, ठीक है ना। प्रेमचंद के अनुसार बैल का स्थान किससे नीचा है? गधे से नीचा है। बैल का स्थान निम्नलिखित में से किससे नीचा है? बैल का स्थान गधे से भी नीचा है, ठीक है ना। आगे देखो, कौन सी गाय अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है? ब्याई हुई। जो ब्याई हुई गाय होती है ना, अगर आप उसके बच्चे की तरफ जाओगे तो वो शेरनी का रूप धारण कर लेगी, ठीक। किस देश की एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया? गण्य का मतलब जिसको गिना जा सके। ये कहता है कि किस देश की एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में क्या बना दिया? गण्य बना दिया। तो अब यहां से करेंगे हम लोग 8वें नंबर का जापान, क्योंकि इसके अंदर ऐसा बताया गया है कि जो जापान ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कुछ किया था, तो यहां से आंसर याद कर लो, जापान है। गधा अपने किस गुण के कारण मूर्ख समझा जाता है? बड़ा सीधा होता है गधा, बड़ा सीधा होता है, सीधेपन के कारण वो मूर्ख समझा जाता है, ठीक। झूरी काछी के बैलों के क्या नाम थे? नाम क्या था? झूरी काछी। तो अभी अभी बात की हीरा और मोती। झूरी काछी के बैलों के क्या नाम थे? एक का नाम तो था हीरा और दूसरे का नाम क्या था? मोती था। झूरी के बैल पछाई जाति के थे भाई, याद कर लेना इस बात को। आपसे पूछा जाएगा कि झूरी के बैल किस जाति के थे? ये जाति होती है, जैसे मुर्रा है ये भैंस की जाति है, हरियाणवी कोई ऐसे नहीं है, अरबी भी नहीं होती। जाति तो दो ही है, मुर्रा और पछाई। हरियाणवी और अरबी, ये तो फिर हरियाणवी तो बोली है, अरबी भाषा है। तो आपका आंसर क्या आएगा? पछाई आएगा भाई। अब अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी आप कर सकते हो। आपको पता है ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, तो मुर्रा तो भैंस की नस्ल होती है, बैल की थोड़ी ना होती है, पछाई आएगा। बछिया का ताऊ का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? मूर्ख। कहते हैं ना ये तो बछिया का ताऊ है,
तो मूर्ख के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है। अगर कोई बेवकूफी भरी बात कहे तो कह दिया जाता है ये तो बछिया का ताऊ है। प्रेमचंद के जमाने में भारतवासियों को किस में नहीं घुसने दिया जाता था? अमेरिका में नहीं घुसने दिया जाता था। भारतवासी जर्मनी जा सकते थे, ब्रिटेन जा सकते थे, जापान जा सकते थे, लेकिन अमेरिका नहीं जा सकते थे। यह प्रेमचंद के जमाने की बात है। गया झूरी का क्या लगता था? साला लगता था। अभी अभी मैंने आपको बताया क्या लगता था इसका? साला लगता था। लेखक ने किस जानवर के बारे में क्या कहा है कि उसको कभी क्रोध नहीं आता? गधा, गधे को कभी क्रोध नहीं आता। फिर देखो आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। थोड़ा सा यहां पर ये एक मिनट, अरे हाँ जी, एक आधा थोड़ा है धुंधला सा, समझने की कोशिश करना इसको। झूरी ने एक बार अपने बेलों को कहां भेज दिया? अपनी ससुराल भेज दिया। झूरी के साले का क्या नाम था? क्या नाम था भी? गया। ये थोड़ा सा स्लाइड ऐसे आगे, कल से इसको साफ करेंगे भाई। नन्ही बालिका के पिता का क्या नाम था? भैरों। अरे ये क्वेश्चन तो आप फटाफट कर लोगे। अब गया के घर से ही हीरा मोती को भगाने के लिए उनकी रस्सी किसने खोली थी? भैरों की लड़की ने खोली थी। मैंने कहा था ना, भैरों की लड़की ने रस्सी खोल दी थी। भूख से व्याकुल हीरा और मोती ने खेत में क्या खाया? मटर खाई थी। बताया था ना कि खेत में मटर उगी हुई थी, मटर खाई थी जी भर के। खेत में पकड़ लिए जाने पर हीरा और मोती को कहां बंद कर दिया गया? काजी हाउस में। काजी हाउस क्या होती है? फिर दोबारा बता दूं, पशुओं की जेल होती है। पशुओं की क्या होती है? जेल होती है। मवेशी खाने की दीवार टूट जाने पर भी निम्नलिखित में से कौन से जानवर नहीं भागे? गधे नहीं भागे थे। गधे बोले क्या फायदा भागने का, दोबारा यहीं तो आना पड़ेगा, तो वहां से गधे नहीं भागे थे। हीरा की नाक पर किसने खूब डंडे बरसाए? गया ने। गया ने बड़ा मारा था। हीरा की नाक पर अनेकों डंडे बरसाए थे। दीवार को बैलों ने निम्नलिखित में से किस भावना से भरकर तोड़ा? विद्रोह। विद्रोह था, कोई घृणा थोड़ना थी, ना ही अनुशासन था, ना ही स्वार्थ था। विद्रोह में भर गए और दीवार को तोड़ दिया। फिर देखो अब बात करते हैं हाँ जी, बैलों को रोटियां किसने खिलाई? बैलों को जो रोटियां हैं वो किसने खिलाई? बताया था ना मैंने आपको, छोटी लड़की ने। बैलों को रोटियां किसने खिलाई भाई? छोटी लड़की ने। ठीक, छोटी लड़की ने रोटियां खिलाई थी, भैरों की लड़की थी। नीलामी में हीरा मोती को किसने खरीदा? एक दड़ियल व्यक्ति ने। इसकी नीलामी की गई थी भाई। ये क्योंकि मैंने आपको हर एक बात नहीं बताई ना बीच में, ऐसे तो बहुत लंबी हो जाती। तो एक दाढ़ी वाले व्यक्ति ने इसको खरीदा था। हीरा ने जब मतलब ये गया के घर में गए थे ना, तो इनकी बाद में नीलामी भी की गई थी, ऐसा भी हुआ था। हीरा ने मोती को गया की पत्नी पर सींग चलाया था। क्यों मना कर दिया सींग चलाने के लिए? क्योंकि वह औरत थी, वह उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करती थी गया की पत्नी। तो मोती बोला कि मैं इसको सींग मारकर गिरा दूं क्या? बोले कि नहीं, ये एक औरत है, यानी कि औरत के प्रति सम्मान की भावना थी। गधे के चेहरे पर कौन सा स्थायी भाव सदैव मौजूद रहता है? ये होता है जी विषाद का, यानी कि दुख का। हमेशा गधा उदास रहता है, कभी देख लेना। गधे के चेहरे पर एक उदासी जो है ना, वो हमेशा छाई रहती है। तो एक विषाद का भाव हमेशा रहता है। कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन भी वहां काम न किया। ये किसने कहा था? झूरी की पत्नी ने। जब बैल वहां से आ गए थे ना, तो झूरी की पत्नी ने क्या कहा कि कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन भी वहां नहीं ठहरे। ये झूरी की पत्नी का क्या है? कथन है। तो मालकिन को ही क्यों न फेंक दूं, वह तो उस लड़की को मारती है। ये किसका कथन था? ये मोती का। मालकिन जो है लड़की को मारती है, ये मोती का कथन था, क्योंकि वो लड़की से प्रेम करते थे दोनों बैल, क्योंकि लड़की उनको आकर रोटी खिलाकर जाती थी। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, किसका कथन है? हीरा का। हीरा ने कहा कि जो बैरी गिर जाए उसके ऊपर कभी भी सींग नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो है ये हो चुका है ये आपका। और अगला जो हमारा कवि है वो कौन होगा? वो राहुल संकृत्यायन होगा भी। जो राहुल ये हमारा जो दूसरा लेसन है आपका, और इस लेसन का क्या नाम है? लहासा की ओर। लेसन का क्या नाम है भी? लहासा की ओर। और
इसके जो लेखक हैं वो कौन है? वो राहुल सांकृत्यायन जी हैं। और जो राहुल सांकृत्यायन है ना, ये एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे भाई, ये एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, यानी कि ये घूमते रहते थे। तो ये जो है लहासा की ओर, ये इनका एक यात्रा वृत्तांत है। ये क्या है? इनका यात्रा वृत्तांत है। ये आज मैं अभी आपको करवाऊंगी तो नहीं, नेक्स्ट में करवाऊंगी, बस थोड़ा सा बता दूं। ये एक यात्रा वृत्तांत है लहासा की ओर, राहुल सांकृत्यायन का लिखा हुआ है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, घूमते रहते थे। ज़्यादातर जो यात्रा वृत्तांत है वो राहुल सांकृत्यायन जी ने ही लिखे थे। लिटरेचर में हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, जब यात्रा वृत्तांत मैं आपको करवाऊंगी। तो यहाँ पर इनका इस लहासा की जो ओर है ना, इसमें इनका तिब्बत जाने का वर्णन है। तिब्बत जाने का वर्णन है। जब राहुल जी एक बार तिब्बत गए थे, तो तिब्बत में उस समय भारतीयों का जाना मना था, तो ये एक भिखमंगे के भेष में वहां पर गए थे। भिखारी बनकर ये कहाँ गए थे? तिब्बत गए थे। तो इनके बारे में हम लोग वैसे तो कल ही पढ़ेंगे, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। आपको 2 बैलों की कथा वाला समझ में आ गया होगा। मेन बात जो है मैं आपको करवा दूंगी, साथ में क्वेश्चन करवा दूंगी। अगर इतना कर लिया तो इससे ऊपर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये फलानी स्टोरी है और उसके अंदर ये बात है भाई। ठीक, समझ में आया ना आप सबको? आ गया सबको समझ में? बताओ। तो चलो जी, अब हम चलते हैं। अब ये तो आपकी रिकॉर्डिंग ही है, आप लाइव नहीं जुड़े हुए, तो करते हैं हम लोग इसके बारे में कल बात करेंगे आगे कि राहुल सांकृत्यायन ने जो लहासा की ओर है इसमें क्या कहा क्या नहीं। इसकी स्टोरी कोई ज़्यादा वो 2 बैलों की कथा की तरह नहीं है, उलझी हुई स्टोरी है। मेन बात मैं आपको बता दूंगी, मेन शब्द बता दूंगी आपको, ठीक है ना? बस उससे अपना काम चल जाएगा, बाकी आप क्वेश्चन आंसर तो करेंगे ही। ठीक, तो चलिए जी, आपका थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं दूसरे लेसन की तरफ। एक तो हमने कर लिया 2 बैलों की कथा, जो किसने लिखा था? प्रेमचंद जी ने। अब जितना मैंने आपको करवा दिया उससे ज़्यादा तो कुछ पूछने वाला है नहीं। हम जितने भी एनसीईआरटी की बुक्स करेंगे ना, तो उसमें वही पूछा जाएगा जो मैं आपको करवा रही हूँ, और इससे ज़्यादा भला क्या पूछेगा ये बताओ। अब हम लोग बात कर लेते हैं राहुल सांकृत्यायन के बारे में, ठीक है ना? राहुल सांकृत्यायन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो राहुल सांकृत्यायन जी थे, इनको घुमक्कड़ प्रवृत्ति का माना जाता है। घुमक्कड़ क्या माना जाता है? घुमक्कड़ प्रवृत्ति का माना जाता है। ये सारा दिन घूमते रहते थे, इनको घूमने का बड़ा शौक था। और सबसे ज़्यादा जो हिंदी साहित्य के अंदर सबसे ज़्यादा जो यात्रा वृत्तांत है, सबसे ज़्यादा जो यात्रा वृत्तांत है वो किन के लिखे हुए हैं? राहुल सांकृत्यायन जी के ही लिखे हुए हैं, ठीक है ना? जो यात्रा वृत्तांत है वो सबसे ज़्यादा राहुल जी के ही हैं हिंदी के अंदर। इन्होंने लिखा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये घूमने फिरने के शौकीन हुआ करते थे, यात्राएं करते थे अनेकों जगह पर। तो यहाँ जो ये आपका लेसन है, इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में। आगे बात करते हैं कि इन्होंने तिब्बत की यात्रा का वर्णन किस प्रकार से किया है। तो राहुल सांकृत्यायन का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1893 में। राहुल सांकृत्यायन का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1893 में। कहाँ पर हुआ था? उनके ननिहाल में, नाना के घर पर। गांव का नाम क्या था? पंदहा, और जिला क्या है? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना? फिर से देख लो, राहुल जी का जो जन्म है वो 1893 में हुआ था, ननिहाल में हुआ, गांव का नाम है पंदहा, और जिला कौन सा है? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में, यूपी में हुआ था। उनका जो पैतृक गांव है वो क्या था? वो कैनेला था। जो इनके जो दादा का गांव था ना, पैतृक गांव तो वही होता है जिसके अंदर हमारे दादा परदादा रहते थे, वो क्या था? वो कैनेला था। इनका मूल नाम क्या था? केदार पांडे था। इनका मूल नाम तो क्या था? केदार पांडे था। राहुल जो सांकृत्यायन है, इनका मूल नाम नहीं था, ये बाद में रखा गया था। उनकी शिक्षा काशी में हुई, आगरा में हुई और लाहौर में हुई। 3 जगह पर इनकी शिक्षा हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, ठीक है ना? तो ये मेन पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन वाला बनता है यहाँ पर कि राहुल सांकृत्यायन ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस तरह से आपसे पूछ लेगा।
तो इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तब से उनका नाम क्या पड़ा, राहुल सांकृत्यायन हो गया। जब इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया ना, तो इनके जो गुरु हुआ करते थे उन्होंने इनका नाम क्या रखा, राहुल सांकृत्यायन इनका नाम हो गया। पहले इनका नाम क्या था, केदार पांडे था। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। इनको भाषाएं बहुत सारी आती थी क्योंकि ये घूमते फिरते रहते थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, अनेक जगह पर इनका घूमना हुआ था। तो इनको पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी बहुत सी भाषाएं इनको आया करती थी। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। 1893 में तो इनका जन्म हुआ था और 1963 में क्या हो गया, इनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास लिखा, कहानी लिखी, आत्मकथा भी लिखी, यात्रा वृत्त भी लिखे, इन्होंने जीवनी भी लिखी, फिर आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। ये नहीं कि इनके यात्रा वृत्तांत ही है, लेकिन हाँ ये बात है कि यात्रा वृत्तांत इनके ही सबसे ज्यादा है। ये बात हम लोग बोल सकते हैं कि जो यात्रा वृत्तांत है वो इन्हीं के सबसे ज्यादा है। इन्होंने कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि सारी विधाओं में इन्होंने सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया था। मेरी जीवन यात्रा, देखो इनके क्या क्या है नाम जो इन्होंने लिखे। मेरी जीवन यात्रा, इसके 6 भाग हैं। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, ये नाम है इनकी बुक का। दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के ये सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि घुमक्कड़ शास्त्र किसकी कृति है, तो ये राहुल जी की कृति है। अब आप ये मत समझो कि यहाँ बीच में से नहीं पूछा जाएगा। अरे पूछने वाले का कुछ नहीं पता, क्या पता कहाँ से पूछ ले। ये पूछ रहे घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार बताओ, तो आपको पता होना चाहिए राहुल सांकृत्यायन जी हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि अलग अलग विषयों पर राहुल जी ने अनेक पुस्तकें रची और उनकी संख्या कितनी है भाई, 150 है। मतलब इन्होंने केवल ये नहीं कि घुमाई फिराई का ही वर्णन किया है, इन्होंने दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, ठीक, और विज्ञान आदि अलग अलग विषयों के ऊपर इन्होंने पुस्तकें लिखी। लगभग कितनी है भाई, 150 हैं। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण काम किया। मतलब जो गुम हो गई थी ना, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे विचार ये लेकर आए। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। मतलब इनके जैसा यात्रा वृत्त और किसी ने भी नहीं लिखा हिंदी के अंदर, क्योंकि घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा इन्होंने। घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। घुमक्कड़ी क्या होता है, घूमने फिरने के जो शौकीन होते हैं, और उनसे होने वाले लाभों का भी विस्तार से वर्णन किया है। यानी कि ये घूमने से क्या क्या लाभ हैं इसका भी वर्णन किया, और मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। मतलब जो घूमने वाला होता है ना, उसका उद्देश्य मंजिल नहीं होता। जैसे आपको क्या जाना है, शिमला जाना है, तो आपका उद्देश्य शिमला नहीं है, आपका उद्देश्य घूमना है। घूमने का मतलब शिमला जाते हुए बीच बीच में से, जैसे आप अपने घर से निकल गए, बीच बीच में जैसे क्या क्या आएंगे, क्या क्या, जैसे चंडीगढ़ आएगा या कुरुक्षेत्र आएगा, मतलब ये जो यात्रा है ना बीच वाली, ये इसका उद्देश्य होता है। फिर जो घुमक्कड़ी, उसके बाद क्या है कि घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ये कहता है कि घूमने से क्या क्या होता है। राहुल जी कहते हैं मनोरंजन होता है, ज्ञान बढ़ता है और अज्ञात स्थलों की जानकारी भी मिल जाती है। उसके साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। हम लोग उनकी बातें सीख कर आते हैं, उन्हें हमारी बातें बताते हैं, तो संस्कृति का भी क्या होता है भाई, आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने अलग अलग स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। क्या कहते हैं कि राहुल जी ने जो अलग अलग स्थानों का वर्णन किया, इसके अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी भी इन्होंने प्रस्तुत की है। फिर राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है यह अंश, जो आपका लेसन है ना, लेसन का क्या नाम है 9th क्लास में, लहासा की ओर। लहासा एक स्थान का नाम है तिब्बत। जब हम तिब्बत जाते हैं तो वहां पर एक स्थान का नाम है लहासा। तो इस लहासा की ओर में क्या है कि राहुल जी ने वर्णन किया है कि किस प्रकार जो मैं तिब्बत घूमने गया, पहले भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी,
तो जो राहुल जी है वो एक भिखमंगे के वेश में, भिखारी के वेश में तिब्बत गए थे। कौन से रास्ते से? जहां से व्यापारी आते थे और जाते थे। वहां पर उनको एक मित्र मिला था सुमति, तो वो भी भिखारी था, तो उसके साथ इनकी दोस्ती हो गई। तो इनको रहने के लिए या जगह जो है, रास्ते ये इनको पता चलते चले गए। जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते से की थी, क्योंकि तिब्बत जाने के लिए जो एक रास्ता था वो नेपाल का ही था। जब किसी भी भारतीय को तिब्बत जाना होता था तो वो कौन से रास्ते से जाता था? नेपाल के रास्ते से जाता था। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छदम, छदम का मतलब क्या होता है? झूठा, छदम वेश में की थी। हालांकि ये कोई भिखारी थोड़ी ना थे, पर भिखमंगे का इन्होंने वेश बना लिया था। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर, तिब्बत की राजधानी कौन सी है? लहासा। लहासा की ओर जाने वाले जो कठिन रास्ते हैं उनका बड़ा ही सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। यानी कि ये बीच में कभी कहते हैं हम थोड़ला पहुंच गए, कभी कहते हैं हमने ये खाया वो खाया, तो मतलब कोई स्टोरी नहीं है जैसे दो बैलों की कथा है वैसी। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये भारत से तिब्बत गए थे और नेपाल के रास्ते से गए थे भिखमंगों के वेश में। केवल एक नेपाल ही रास्ता था जहां से तिब्बत जाया जा सकता था, वो व्यापार के लिए वो खुला हुआ था। जो तिब्बत का रास्ता है वो बड़ा दुर्गम होता है, जगह जगह पहाड़ियां हैं, इतने कठिन रास्ते हैं। लेकिन वहां पर लेखक को एक बढ़िया बात लेखक के साथ क्या हुई कि सुमति नाम का, नाम क्या था भाई? सुमति। सुमति नाम का एक व्यक्ति इनका मित्र बन गया, जो स्वयं क्या था? भिखारी था। तो इसके सहारे इनको रहने के लिए, ठहरने के लिए, और जो सारी जो जगहों का जो नाम है या जो उनका रास्ता है वो इनको पता चलता चला गया, और ये अंत में लहासा पहुंच जाते हैं। ठीक, अब देखो बात करते हैं हम लोग आगे। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की, क्योंकि वो तो एक स्टोरी थी तो मैंने आपको सुना दी थी। तो अब देखो इसके अंदर कुछ बातें हैं जो हमारी प्रश्न में ही हो जाएगी क्लियर। बात क्या है कि लहासा की ओर पाठ के लेखक बताए, तो आप बता सकते हो ना, राहुल सांकृत्यायन। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं कि जो लहासा की ओर जो पाठ है ये किसने लिखा? राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा था। ठीक, उसके बाद देखो लहासा की ओर पाठ की विद्या क्या है? मतलब ये कोई यात्रा वृत्तांत तो है ही, ये कोई संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है कि किसी को याद करके जब लिखा जाता है, कुछ याद करके, कहानी और जीवनी से तो आप समझते ही हो, लेकिन ना तो ये संस्मरण है, ना कहानी है, ना जीवनी है, बल्कि ये यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बात करते हैं हम लोग क्या कि जस्ट मिनट, राहुल सांकृत्यायन का जो जन्म है वो किस वर्ष हुआ? 1893 में। पता है ना, अभी अभी पढ़ा हमने, 1893 में इनका जन्म हुआ। और अगर ये पूछ लिया जाए कि मृत्यु कब हुई, तो आप बता सकते हो कब? जन्म तो हुआ 1893 के अंदर, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1900, एक मिनट ठहरो भाई, एक मिनट दिमाग से उतर गई, 1930 में। नहीं, मृत्यु दे नहीं रखी, 1963 में भाई। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1963 में। ठीक है, चलो यहां पर बात क्लियर हो गई हमारी, ठीक है ना। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1963 में। जन्म तो हुआ 1893 में और मृत्यु हुई 1963 में। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन को क्या उपाधि प्राप्त है? महापंडित। देखो ये बात याद रख लेना, इनको महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की। मैंने कहा था ना आपको कि घुमक्कड़ शास्त्र के बारे में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। लेखक किस देश से होकर तिब्बत गया? नेपाल से होकर गया था। क्लियर? लेखक किस देश से होकर तिब्बत गया था? नेपाल से होकर गया था। परित्यक्त चीनी किले से चलने पर एक आदमी लेखक से क्या मांगने आया? राहदारी। राहदारी क्या होता है
कि तुम जिस राह से जा रहे हो इसके लिए हमें कुछ रुपए दे दो, ये राहदारी होती है, कुछ रुपए दे दो, ठीक है ना। जब ये चीनी किले को इन्होंने छोड़ दिया तो आगे चलने लगे, तो एक आदमी कहने आया कि मुझे राहदारी दे दो, यानी कि कुछ रुपए दे दो रास्ते के लिए। लेखक के साथ जो मंगोल भिक्षु था, जो सुमति नाम बताया मैंने, उसका क्या नाम था जी? सुमति। क्या नाम था उसका? सुमति उसका नाम था। संध्या के समय तिब्बत के लोग क्या नशीला पदार्थ पीते हैं? तो वो पीते हैं छड़, ठीक है ना। ये नाम है, ना भांग पीते, ना बियर पीते, ना मदिरा पीते। वो क्या पीते हैं? एक नशीला पदार्थ पीते हैं और उसका नाम क्या है? छड़ है। तिब्बत यात्रा के समय लेखक किसके वेश में था? भिखमंगे के। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे, मैंने बता ही दिया आपको। तिब्बत की सर्वाधिक खतरे वाली जगह का क्या नाम है? डांडे। डांडे है भाई। सबसे ज़्यादा जो इनको खतरा लगा ना वो डांडे में लगा, क्योंकि वहाँ एक और तो पहाड़ियाँ थी बड़ी बड़ी और दूसरी ओर गहरी गहरी खाई थी, बीच में चलने के लिए पतली सी पगडंडी थी। तो यहाँ पर लेखक वर्णन करता है कि जो डांडे का रास्ता है वो सबसे क्या है? खतरे वाला है। डांडे के रास्ते से होते हुए ये कहाँ पहुँचे थे? थोडला पहुँचे थे, ठीक है। तो ये जो डांडे का रास्ता है ये सबसे क्या है? ये मुश्किल है। आप कहोगे कि मैडम ये याद रह जाएंगे, बिल्कुल। एक बार पढ़ने के बाद ये आपको आराम से एग्जाम के अंदर याद रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, लडकोर नामक स्थान पर, कौन सा नाम है? लडकोर नामक स्थान पर पहुंचने के लिए लेखक ने सुमति से क्या साधन जुटाने को कहा? तो लेखक ने क्या कहा सुमति को कि घोड़े होने चाहिए, हम पैदल कब तक चलेंगे, कि जब हम वहां पर अगर हमें लडकोर तक पहुंचना है तो घोड़ों की व्यवस्था करो, ऐसे पैदल नहीं चला जाएगा। डांडे नामक स्थान कितने ऊंचाई पर है? 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है भाई। जो डांडे नामक स्थान है, जो सबसे खतरे वाला स्थान था, वो कितने ऊंचाई पर है? 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर वो स्थान है। फिर देखो, डांडे के देवता का स्थान किससे सजाया गया था? डांडे का कोई देवता था, उसका स्थान पत्थर के ढेर से, जानवरों के सींग से और रंग बिरंगी क्या किससे? झंडियों से। डांडे का कोई देवता है उनका, तो उसका जो स्थान है वो पत्थर के ढेर से, जानवरों के सींग से और रंग बिरंगे झंडियों से सजाया गया था। लेखक किसकी तरह अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था? किसकी तरह? दोन कवि रुस्तों की तरह। ये कोई व्यक्ति था पहले, तो इसकी तरह नाम याद रख लेना, अजीब सा है, कोई लेनिन है, हिटलर है, मुसोलिनी, ये नहीं। कौन है? दोन कवि रुस्तों की तरह ये झूमता हुआ चला जा रहा था। फिर देखो, जिसको जितना जल्दी गुस्सा आता था, किसे जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी ठंडा हो जाता था सुमति को। ये जो भिखमंगा था ना, मंगोल भिक्षु था, ये जो दोस्त बन गया था राहुल जी का, तो ये मंगोल भिक्षु था कोई। अच्छा, फिर इसके बारे में कवि क्या कहते हैं कि इसको जितनी जल्दी गुस्सा आता था ना उतनी जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। तो ये कौन है? ये सुमति, मंगोल भिक्षु, उसके बारे में ये बात कही गई है। लडकोर पहुंचने पर लेखक ने सबसे पहले क्या खाया? चाय और सत्तू। क्या खाया भाई? चाय सत्तू खाया था सबसे पहले, ठीक है ना। चाय और सत्तू इन्होंने खाया था। लेखक ने सुमति से कहाँ पहुंचकर रुपए देने की बात कही, क्योंकि जो सुमति है वो ढीला चल रहा था, वो कभी किसी से मिलता था रास्ते में, कभी किसी से मिलता था, लेकिन लेखक को ये जल्दी थी कि वो जल्दी से जल्दी लडकोर पहुंच जाए। तो उसने सुमति को लालच दिया कि तुम बाकी टाइम खराब मत करो, मेरे साथ जल्दी जल्दी चलो और मैं आगे जाकर तुम्हें पैसे दे दूंगा। बोला कहाँ पर? लडकोर में। तो लालच आ गया किसको? सुमति को पैसों का, और फिर वो उसके साथ जल्दी जल्दी चलने लगा, ठीक भाई। उसके बाद देखो, लेखक की तिब्बत यात्रा के समय कौन सा मार्ग नहीं खुला था? तो ये नाम याद रख लेना, फरी। नाम क्या है? ये नाम है फरी कलिडपोड, ठीक है ना। ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि जो लेखक की तिब्बत यात्रा थी उस समय कौन सा मार्ग नहीं खुला था? फरी कलिडपोड, ठीक। ऐसे तो नाम याद रखने पड़ेंगे एक आधा तो।
उसके बाद देखिए, अब बात करते हैं शेखर की खेती के मुखिया। कोई शेखर की खेती थी, वहां खेत थे, उसके भिक्षु का क्या नाम था? नमसे। भिक्षु का क्या नाम था भाई? नमसे नाम था। तिब्बत की जागीरों का बड़ा हिस्सा किसके हाथ में है? मठों के हाथ में है। तिब्बत की जो जागीरें हैं ना, बड़ी बड़ी जागीरें हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। जागीर के आदमी किसे राजा से कम नहीं समझते? मठ भिक्षु को। जो मठों के भिक्षु होते हैं ना, उनको किसी राजा से कम नहीं समझते। लेखक का मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की कितनी हस्तलिखित पोथियां मिली हैं? 103। कितनी मिली है अभी? 103। लेखक को मंदिर के अंदर जब वो आगे पहुंचे, एक मंदिर में पहुंचे, तो वहां पर जो बुद्ध के वचन है उसकी 103 इनको क्या मिली थी? पोथियां मिली थी। ठीक है। उसके बाद देखिए, बुद्ध वचन अनुवाद की पोथियां तिब्बत में किस नाम से जानी जाती थी? कंजूर। किस नाम से जानी जाती थी? कंजूर के नाम से। ठीक है। कहते हैं कि बुद्ध के वचन के अनुवाद की जो पोथियां हैं, जिनकी संख्या अभी अभी कितनी बताई? 103, तो वो किस नाम से जानी जाती थी तिब्बत में? कंजूर के नाम से। लेखक के अनुसार शेखर विहार में रखी हुई कंजूर की एक एक पोथी का वजन कितना रहा? 15-15 शेर। शेर का मतलब क्या है? किलो। मतलब एक एक पोथी 15-15 किलो की थी। शेर का मतलब क्या है भाई? किलो। एक एक पोथी 15-15 किलो की थी। किसने लेखक के इंतजार में 2 टोकरी कंडे फूंक डाले थे? सुमति ने। क्योंकि लेखक लेट हो गया था, लेखक चलते चलते लेट हो गया था, सुमति उसकी वेट कर रहा था। तो सुमति उसके आते ही कहता है गुस्से करके, तुम इतनी देर कहाँ थे? मैंने तुम्हारे इंतजार में 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे माना गोबर के उपले, क्योंकि वहां उस समय ठंड ज्यादा थी। कुची कुची शब्द का क्या अर्थ होता है? दया दया। कुची कुची का मतलब क्या होता है? दया दया। ठीक है ना। कुची कुची शब्द का मतलब क्या है? दया दया। ठीक है भाई, क्लियर? क्लियर है ना। तो आपको ये 2 लेसन मैंने करवा दिए और आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई बात है नहीं कि पेपर में आ जाए और आप ना कर सको। आप आसानी से कर सकते हो। और जब नेक्स्ट हमारा इसके अंदर वीडियो होगी, उसमें आपको 3rd और 4th लेसन में करवा दूंगी। ये पहला और दूसरा करवा दिया, फिर तीसरा और चौथा करवा दूंगी। इसी तरह से 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, बस 4 वीडियो के अंदर अपना जो है कोशिश करेंगे, अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर? अपनी जो ये हम कर रहे हैं ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। तो चलिए जी, थैंक यू, धन्यवाद।